हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11। ये पोइट्री सेक्शन का पहला जो पोइट्री है अ फोटोग्राफ। आज इसको हम स्टार्ट करेंगे, इसको पढ़ेंगे। इसकी जो राइटर हैं वो हैं शर्ली टाउलसन। और अगर हम इस पोइट्री के सेंट्रल आइडिया के बारे में बात करें, जैसे आपको पता ही होगा सेंट्रल आइडिया का क्या मतलब होता है कि जो टॉपिक, जो मेन सब्जेक्ट है जिसके ऊपर पोइट्री लिखी गई है, पोइट्री में उसका टॉपिक क्या है और पोएट जो है, जो ऑथर है जिसने पोइट्री लिखी है, वो क्या कहना चाहता है। तो इस पोइट्री का सेंट्रल आइडिया ये है कि ये जो ऑथर हैं शर्ली टाउलसन, ये अपनी मदर को याद कर रही हैं। एक फ़ोटोग्राफ है, उसमें इनकी मदर हैं जो 12 साल की एज की जब थी उस टाइम की वो फ़ोटो है, और उसमें वो अपनी 2 और कज़न्स के साथ उस फ़ोटो में हैं, जो कि समुद्र के किनारे की एक फ़ोटो है। और वो जब कहीं घूमने कोई जाता है, हम लोग घूमने जाते हैं, ऐसे ही वो लोग भी घूमने गए, तो उस टाइम की वो फ़ोटो है जिसमें वो काफ़ी खुश हैं। और वो एक ऐसे माहौल की फ़ोटो है जैसे हम लोग के फ़ोटो होते हैं, खुशी के, सेलिब्रेशन के, शादियों के फ़ोटो। तो वो जिस तरह से हम लोग कभी ना कभी देखते हैं और उस वक्त को, जिस वक्त में हमने वो चीज़ें करी होती हैं, कोई फंक्शन अटेंड किया होता है, कहीं घूमने गए होते हैं, तो हम लोग भी जिस तरह से उन पुरानी यादों को ताज़ा करते हैं, देख के फ़ोटोग्राफ्स खुश होते हैं। तो इसी तरीके से वो फ़ोटोग्राफ बचपन की, इनकी ऑथर की मदर की बचपन की फ़ोटो थी, जिसको देख देख के उनकी मदर खुश होती थी, और अपनी मदर को खुश होते हुए देख के ये खुश होती थी। और जिस वक्त इन्होंने पोइट्री ये लिखी है, इस वक्त इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो ये दुख में हैं कि अब वो टाइम नहीं रहा, वो टाइम गुज़र गया। तो ये जो दुख इनको महसूस हो रहा है, ये दुख बताया हुआ है इन्होंने, और वो अपनी मदर की खुशी को याद कर रही हैं, और उस खुशी को याद करते हुए वो इसका ये एक तरीके से अफसोस भी कर रही हैं कि ये अब वो टाइम नहीं रहा। तो यहाँ पे शुरुआत करते हैं टेक्स्ट की, जहाँ पे ये द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल्स कजिन्स वेंट पेडलिंग। तो यहाँ पे जो कार्डबोर्ड वर्ड है, ये उस फ़ोटो के लिए यूज़ किया गया है। जैसा आपको मालूम होगा कि पहले, अभी भी जो फ़ोटो हम प्रिंट कराते हैं, वो एक मोटी शीट पर प्रिंट होती है फ़ोटो, तो उसी को ये कार्डबोर्ड बोला गया है। आज के टाइम में तो हमारे लिए बड़ा आसान है कि मोबाइल पे फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं हम लोग, और कभी भी देखना है तो स्क्रीन के ऊपर ओपन करके देख लेते हैं। लेकिन जब ये सब नहीं था, तब ये सब बड़ा मुश्किल था और बड़ा रेयर होता था, बहुत ही उसकी वैल्यू होती थी। किसी के पास कैमरा है और कैमरे से फ़ोटो खींची, फिर उसका प्रिंट निकलवा के एल्बम में रखे जाते थे। तो ये उसी कार्डबोर्ड की बात है। द कार्डबोर्ड शोज़ मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजिन्स वेंट पैडलिंग। कि इस कार्डबोर्ड से मुझे पता चलता है कि जब वो 2 लड़कियां जो कज़न थी पैडलिंग के लिए गई। पैडलिंग क्या है कि पानी में पैरों से छप छप करते हुए भागना, दौड़ना, चलना, उसको पैडलिंग बोला जा रहा है यहाँ पर। क्योंकि वो बीच में ये लोग घूमने गए थे। बीच क्या होता है, समुद्र के किनारे को बीच कहते हैं। तो वहाँ पर जब ये घूमने के लिए गए, तो उधर की, जहाँ की ये फ़ोटो है, वहाँ की ये बात हो रही है। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड्स एंड शी द बिग गर्ल सम 12 years और सो। ईच वन होल्डिंग का मतलब दोनों में जो 2 छोटी लड़कियां हैं, वो दोनों इनकी मम्मी का हाथ पकड़े हुए, ऑथर की माँ का, और वो उन तीनों में सबसे बड़ी हैं, जिनकी उम्र उस वक्त फ़ोटो में, जब फ़ोटो खींची गई है, तब वो उनकी उम्र 12 साल की है। किसकी? ऑथर की मम्मी की। ऑल 3 स्टूड स्टिल टू स्माइल थ्रू देयर हेयर एट द अंकल विद द कैमरा। और वो तीनों की तीनों एक जैसे उसमें खड़ी हुई हैं, स्टिल खड़ी हुई हैं, और उनके जो बाल उड़ रहे हैं हवा में, क्योंकि बीच पे घूमने के लिए गए हुए हैं, तो वहाँ पर हवा भी चल रही होती है। तो उससे जब हवा से बाल उड़ के चेहरे पे आ जाते हैं, तो उन उड़ते हुए बालों के बीच में से वो मुस्कुरा भी रही हैं। तो बालों के अंदर से उनकी मुस्कुराहट और वो चेहरा दिखाई दे रहा है। जो उनके अंकल हैं, जो फ़ोटो खींच रहे हैं कैमरा लेके, उस कैमरे की तरफ वो देख रही हैं। फ़ोटो में जो है वो इस तरह का सीन कैप्चर हुआ है कैमरे से, जिसको ये बता रही हैं। अ स्वीट फेस माई मदर्स दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न। अ स्वीट फेस क्या मतलब कि एक जो बड़ा अच्छा, सुंदर और स्वीट सा फेस है, वो इनकी मदर का है। और उस वक्त जो उम्र थी उनकी मम्मी की, तो वो काफ़ी स्वीट लग रही थी उसमें। अक्सर ऐसा होता भी है कि जब इंसान की उम्र कम होती है, वो अपने
बचपन की उम्र में होता है, फिर टीनेजर में होता है, जब तक उसको लाइफ की मुश्किल हालात नहीं फेस करने पड़ते हैं, तो हर किसी का जो चेहरा होता है वो टेंशन फ्री होता है, वो स्वीट ही लगता है। तो ऐसे ही ये इनकी मदर का भी चेहरा इनको स्वीट लग रहा था। क्यों स्वीट उस वक्त क्यों लग रहा था, बाद में क्यों नहीं लगा होगा कि बाद में जब लाइफ के स्ट्रगल्स इंसान की ज़िंदगी में आ जाते हैं तो इन्होंने अपनी मदर को बड़ी उम्र में भी देखा होगा, तो उसके कंपैरिजन में इनको इनका चेहरा उस उम्र में ज़्यादा स्वीट लग रहा था, क्योंकि वो उनके टीन एज की या बचपन की फ़ोटो थी। और ये उस वक्त की बात है, माई मदर दैट वॉज बिफोर आई वॉज बॉर्न, और ये तब की है कि जब ये पैदा नहीं हुई थी। नेचुरल है कि जब उनकी मदर की ही उम्र 12 साल थी तो ये तो पैदा हुई ही नहीं होंगी। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट। अब ये कई इसमें कुछ वर्ड्स ऐसे आ रहे हैं जो अपने आप में डिफ़िकल्ट भी हैं, लेकिन इनका मीनिंग नॉर्मली जो होता है और जो पोइट्री में यूज़ होता है उसमें भी कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से काफ़ी कुछ उसका समझने में दिक्कत हो सकती है और चेंज रहता है मीनिंग। एज इट इज़ लिटरल मीनिंग नहीं होता है, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से भी होता है जिसको समझना पड़ता है। और यहाँ पर जो ये लास्ट की ये 2 लाइनें इस स्टेंजा की, इसमें ये बताया है एंड द सी, और जो समुद्र है, विच अपीयर्स टू हैव चेंज लेस, जो कि काफ़ी कम उसमें बदलाव आया है। वॉश्ड देयर टेरेबली ट्रांजिएंट फीट, उस फोटो में जो दिख रहा है इनको कि वो समुद्र की लहरें उन लोगों के, जो 3 लड़कियां उसमें खड़ी हैं, उनके पैरों से, वो पैरों को एक तरीके से धो रहा है। धो कैसे रहा है, उसके कोई समुद्र के हाथ पैर तो है नहीं है जिससे वो किसी का कुछ धोएगा पैर या हाथ, लेकिन जो लहरें आ रही हैं जा रही हैं उसको ये बोला जा रहा है कि जैसे कि वो लहरें धो रही हों पैरों को इनके तीनों लड़कियों के। और टेरेबली ट्रांजिएंट का मतलब ये है कि जो सी है वो तो उसमें तो कम बदलाव हुआ, यानी कि जब उनकी माँ की उम्र 12 साल थी, जब वो जैसी थी, समुद्र जैसा था, आज जब ये अपनी माँ को याद कर रही हैं तो अभी भी वो समुद्र देखने में वैसे ही लगेगा, लहरें वैसी ही होंगी, सब कुछ वैसे ही होगा, तो यानी उसमें तो कोई बदलाव आया नहीं। लेकिन ये जो इनके पैर हैं, ट्रांजिएंट फीट जिसको बोला जा रहा है उन 3 लड़कियों के, ट्रांजिएंट का मतलब होता है जो चीज़ परमानेंट ना हो, टेम्परेरी हो, और टेरेबली का मतलब एक किसी चीज़ की मात्रा, जब हम उसको ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ बोलने की कोशिश करते हैं तो टेरेबली ट्रांजिएंट, जैसे टेरेबली इल बोलते हैं कि बीमार है, बहुत बुरी तरीके से बीमार है, कोई बीमार है तो कहेंगे ही और शी इज़ इल, और अगर बुरी तरह से बीमार है तो टेरेबली इल बोल सकते हैं। टेरेबली उस चीज़ की गंभीरता को, सीरियसनेस को बढ़ाने के लिए बोला जाता है। और टेरेबली ट्रांजिएंट का मतलब यहाँ पर हो गया जो चीज़ परमानेंट नहीं है, और टेरेबली जुड़ गया तो बिल्कुल ही समुद्र की तुलना में, जितना परमानेंट समुद्र है उसकी तुलना में तो बिल्कुल भी परमानेंट नहीं है। क्या नहीं है परमानेंट? फीट परमानेंट ना होने का मतलब क्या है कि समुद्र अपनी जगह स्थिर है, समुद्र अपनी जगह है, उसके आकार में, उसके शेप में, उसके साइज़ में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन पैर जो होते हैं इंसान के, और यहाँ सिर्फ पैरों की बात नहीं हो रही, पूरे इंसान की बात हो रही है कि वो इंसान जो होता है उसके पैर क्या होते हैं? पैर एक सिंबल है चलने फिरने का, चेंज लाने का। इंसान के अंदर भी बदलाव होता है, इंसान की उम्र बढ़ती है तो उसके चाहे बॉडी हो चाहे कुछ भी हो वो सेम तो रहता नहीं है। और फीट जो होते हैं, पैर जो होते हैं, वो इंसान उनसे क्या है, एक से दूसरी के जाता है, काम करता है, भागता है, दौड़ता है, तो वो चीज़ें कभी भी परमानेंट नहीं है। कोई मूर्ति नहीं है कि एक जगह खड़ा हुआ है कोई इंसान और वो हमेशा उतनी ही बड़ी मूर्ति रहेगी, उसी जगह रहेगी, उसी शेप में रहेगी। किसी का मूर्ति का एक हाथ उठा हुआ है तो वही रहेगा, तो वो तो चीज़ें नहीं है। अगर ये यहाँ पर मूर्ति की बात हो रही होती तो उसमें ट्रांजिएंट शायद नहीं लगता, क्योंकि वो तो हमेशा वैसी रहेगी मूर्ति, जिस तरह से समुद्र वैसे ही है। तो ट्रांजिएंट फीट इसीलिए यूज़ किया गया है कि ये दिखाने के लिए कि समुद्र की कंपैरिजन में समुद्र तो बिल्कुल परमानेंट था और ये परमानेंट नहीं है। इंसान का जो चलना फिरना, उसका ग्रो करना और फिर उसकी डेथ हो जाना, ये सब परमानेंट ना रहने के उसमें सेंस में यूज़ किया गया है कि एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब इंसान की डेथ हो जाती है। और चूँकि जो ऑथर हैं वो अपनी मदर को ही याद कर रही हैं यहाँ पर, जो मदर अब उनकी ज़िंदा नहीं है, तो यहाँ पर ये वही चीज़ की तरफ इशारा हो रहा है कि वो जो समुद्र का पानी था वो उनके उन पैरों को धो रहा था जो परमानेंट नहीं थे पैर। परमानेंट इस सेंस में भी कि वो
पैर एक जगह फिक्स नहीं थे, और परमानेंट इस सेंस में भी कि वो पैर एक टाइम ऐसा आएगा जब वो रहेंगे ही नहीं पैर, यानी कि इंसान की जब डेथ हो जाएगी, तो उस सेंस में ये बोला गया है। अब अगला जो स्टेंजा है इसका, सम 20-30 years लेटर शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, और कुछ 20-30 साल के बाद वो उस स्नैपशॉट को देख के हंसती थी। स्नैपशॉट क्या है? वही फ़ोटोग्राफ। और कौन हंसता था उसको देख के? ऑथर की मदर, ये जो जिन्होंने पोइट्री लिखी वो ऑथर हैं, और उनकी मदर उस फोटोग्राफ को देख के हंसती थी। सी बेटी एंड डॉली शीड से, और यहाँ शी और डी जो लगा है, शीड बोलेंगे इसको पढ़ने जब हम प्रोनाउंस करेंगे तो शीड बोलेंगे, लेकिन ये शॉर्ट फॉर्म है शी वुड का, ठीक है। और अगर शी हैड का भी शॉर्ट फॉर्म करेंगे तो शी हैड का भी यही आएगा, और शी वुड का भी यही है शॉर्ट फॉर्म। तो शीड लाफ एट द स्नैपशॉट, सी बेटी एंड डॉली शीड से, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच। तो वो 20-30 साल जब हो गए उस फ़ोटो को, यानी कि जब वो 12 साल की थी तब की फ़ोटो थी, 20-30 साल और जुड़ गए, तो यानी उनकी उम्र 35-40 के लगभग जब हुई इनकी मदर की, और जब उस वक्त वो अपना गुजरा टाइम, अपने बचपन की जब फ़ोटो देखती थी तो वो हंसती थी उस फ़ोटो को देख के कि देखो ज़रा बेटी को देखो, डॉली को देखो। सी बेटी एंड डॉली, बेटी और डॉली कौन? जो 3 लड़कियां फ़ोटो में हैं, तो बड़ी वाली तो इनकी मदर है, और जो 2 छोटी लड़कियां उनकी कज़न हैं, उनका नाम बेटी और डॉली। उनको ये बोल रही हैं कि देखो ज़रा बेटी को तो देखो, डॉली को तो देखो कैसी दिख रही हैं फ़ोटो में। एंड हाउ दे ड्रेस्ड अस फॉर द बीच, और बीच को पे जाने के लिए, बीच पे जब घूमने जाने के लिए ये सब जाते थे, तो देखो तो ज़रा कि हमें किस तरह से ये लोग कपड़े पहना के तैयार करके भेजते थे, यानी हम लोग कैसे लग रहे हैं। और हम ये जानते हैं कि जितना हम पुरानी फ़ोटो कभी भी देखेंगे अपनी, तो हम लोगों को वो फ़ोटो फ़नी ही लगेगी, हम लोग अपने आप को फ़नी ही लगेंगे पुरानी फ़ोटोज़ में, क्योंकि उसमें हमारी कदकाठी कपड़े सब इस तरह के होते थे कि हमें ऐसे ही लगेगा कि ये हम कितने फ़नी लग रहे हैं उसमें। तो उनको भी ऐसे ही लगता था, तो उसको देख देख के वो खुश होती थी। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर। तो अब अगली लाइन में क्या बोल रही हैं कि जो समुद्री जो छुट्टियां बिताने का जो उनका एक टाइम होता था बचपन का, वो उनके लिए गुजरा हुआ टाइम हो चुका था। कब हो चुका था? जब वो 20-30 साल बाद, उस फ़ोटो के खींचने के 20-30 साल बाद, जब ऑथर की माँ जब वो देखती थी तो वो टाइम उनके लिए गुजरा हुआ होता था जब वो 12 साल की थी। और माइन इज़ हर लाफ्टर, और मेरे लिए उनकी हंसी गुजरा हुआ टाइम हो चुकी है। क्योंकि एक ही लाइन में, अब देखिए एक बात यहाँ समझ लीजिए आप लोग कि पोइट्री एक ऐसी चीज़ है कि उसमें जो भी पोएट होता है, शायर होता है, कवि होता है, पोएट होता है, वो कम से कम वर्ड्स में बहुत कुछ मतलब की बात उसमें बोल जाता है। असली पोइट्री वही होती है, और कुछ इस तरीके से घुमा फिरा के बोला जाता है कि उसमें गहरी बातें बता देता है पोएट, और वर्ड्स उसमें ऐसे ही सिंपल वर्ड्स यूज़ किए हुए होते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर ये जो लाइन लिखी है, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज़ हर लाफ्टर, तो यहाँ पे उनकी अपनी माँ के बारे में और अपने बारे में, दोनों के बारे में एक लाइन में इन्होंने बोल दिया कि जो समुद्र की छुट्टियों का वक्त था वो उनके लिए गुजरा हुआ वक्त हो चुका था, और मेरे लिए उनकी वो हंसी गुजरा हुआ वक्त हो चुकी है। कौन सी हंसी? जब वो उन फोटोग्राफ्स को इनकी माँ देख देख के खुश होती थी, हंसती थी। तो वो जो हंसती थी किस वजह से हंसती थी? कि वो अपने बचपन को याद करके हंसती थी, जो बचपन का गुजरा हुआ टाइम उनके लिए अच्छा वक्त था। और ये इनके लिए कौन सा अच्छा वक्त था? जब ये अपनी माँ को हंसते हुए देखती थी तो ये इनके लिए खुशी की बात होती थी, और अब वो नहीं है दोनों के लिए वो वाला टाइम। बोथ राय विद द लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, और दोनों के लिए ये दुख की और निराशा की बात थी, और जिसको वो बहुत मुश्किल से नॉर्मल होके उस जो चीज़ चली गई है उनके पास से, क्या चला गया? वो वक्त चला गया। उनकी माँ के पास से कौन सा वक्त चला गया था? जो उनके बचपन का वो अच्छा वक्त था जब वो लोग घूमने जाते थे। और इनके पास से जो ऑथर हैं जिन्होंने पोइट्री लिखी, इनके पास से क्या वक्त चला गया? जब वो अपनी माँ को खुश होते हुए और हंसते हुए देखती थी, पुराने यादों को ताज़ा करके। तो ये दोनों के लिए निराशा की बात थी, और दोनों ही
बड़ी मुश्किल से नॉर्मल होके उस दुख को सहन कर पाते थे। अब ये जो लास्ट स्टेंजा है इसमें, नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब वो चूँकि उनकी डेथ हो चुकी है और उनको उतना वक्त हो चुका है डेथ हुए जितने कि वो जीवित रहीं। एज दैट गर्ल लिव्ड, एज दैट गर्ल का मतलब क्या है यहाँ पर कि वो लड़की कौन लड़की, जो उस फोटोग्राफ में है, जो बड़ी लड़की है, यानी कि जो ऑथर की माँ है। नाउ शी हैज़ बीन डेड नियरली एज मैनी ईयर्स एज दैट गर्ल लिव्ड, और अब वो डेड हो चुकी हैं, लगभग उतने ही साल हो चुके हैं उनकी डेथ हुए जितने साल तक वो लड़की ज़िंदा रही। कौन लड़की ज़िंदा रही? इनकी माँ। और कब तक ज़िंदा रही होंगी वो? यानी कि जब वो 12 साल की उम्र की थी, उससे 20-30 साल के बाद वो फ़ोटोग्राफ देख के खुश होती थी, तो यानी उनकी उम्र जब 40 के आसपास की रही होगी तब उनकी डेथ हो गई। और अब इनकी ऑथर की भी उम्र इससे ज़्यादा हो चुकी है और उनको गुजरे हुए भी 35-40 साल हो चुके होंगे। तब की ये बात हो रही है प्रेजेंट में, यानी जो ऑथर है वो खुद एक बुज़ुर्ग हो चुकी हैं, तो उसको वो याद कर रही हैं उस टाइम को। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, और अब इस परिस्थिति में, सर्कमस्टांस का मतलब होता है परिस्थिति, और इस परिस्थिति में कुछ भी कहने के लिए नहीं बचा है। देयर इज़ नथिंग टू से एट ऑल, इट्स साइलेंस साइलेंसेस, और इसका जो एक सूनापन है, इन किस चीज़ का सूनापन? इस परिस्थिति का। कौन सी परिस्थिति का? उस परिस्थिति का जिसमें ये ऑथर अकेली बची हैं, बुज़ुर्ग हो चुकी हैं और इनकी माँ की डेथ हो चुकी है, और ये अब उस स्टेज में हैं कि जो पुरानी यादों को याद करके उस चीज़ से दुखी भी हो रही हैं, यादों को फील भी कर रही हैं कि कौन सा खुशी का वो टाइम हुआ करता था, कितना अच्छा टाइम हुआ करता था, और वो टाइम नहीं रहा, तो उससे वो दुखी भी हो रही हैं। और इस सर्कमस्टांस में चुप्पी चारों तरफ छाई हुई है कि क्या बोला जा सकता है इसमें। इसका मतलब ये है कि इस हालात की, इन हालातों में जो सूनापन है उसकी वजह से ये कुछ इस पे बोला नहीं जा सकता। तो हालात को जो सूनापन है उससे ये चुप रहने को मजबूर हैं, वो इनको चुप करा देती है सर्कमस्टांसेस, परिस्थितियाँ इनको चुप करा देती हैं, ये मतलब है। यहाँ पर कुछ तो वर्ड्स ऐसे आए होंगे जो शायद आपको डिफ़िकल्ट लगें, उसमें आप उनको समझने की कोशिश कीजिए, मीनिंग निकालिए, और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आएंगे। व्हाट डज़ द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट इन द पोएम? व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? तो ये क्वेश्चन आ सकता है इस तरह का कि जो वर्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है पोएम में, वो किस चीज़ की तरफ इशारा करता है? तो ये आपको पता ही है कि किस चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है, वो फोटोग्राफ की तरफ कर रहा है। और व्हाई हैज़ दिस वर्ड बीन यूज्ड? ये वर्ड क्यों यूज़ किया गया है ये भी आपको मालूम ही होगा, क्योंकि जो फ़ोटो प्रिंट होती है वो कार्ड शीट पे होती है, ऑथर उसी प्रिंटेड फ़ोटो की बात कर रही हैं, तो इसलिए ये वर्ड कार्डबोर्ड यूज़ किया गया है। व्हाट हैज़ द कैमरा कैप्चर्ड? कैमरे ने क्या कैप्चर किया, क्या सीन कैप्चर किया था? तो ये सीन जो कैप्चर किया था, ये फर्स्ट स्टेंजा में आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि 3 लड़कियाँ एक लाइन में खड़ी हुई हैं और बाल उनके चेहरे पे हवा से आ रहे हैं। फ़ोटो में चेहरे पे बिखरे हुए बाल, उन चेहरों के बीच में से वो खुश लड़कियों का चेहरा खुशी वाला है, वो मुस्कुरा रही हैं। और जो समुद्र के किनारे जहाँ वो लड़कियाँ खड़ी हुई हैं, तो समुद्र की लहरें उनके पैरों पे से सब निकल रही हैं इधर उधर, जिसमें ये लाइन यूज़ जो की गई थी कि वॉश देयर टेरिबली ट्रांजिएंट फीट, तो उनके पैरों को जो लहरें धो रही थी, तो ये पूरा सीन कैप्चर हुआ कैमरे में। वॉट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स? डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू? तो एक इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट है व्हाट हैज़ नॉट चेंज्ड ओवर द ईयर्स, कि कई सालों के बाद तक भी क्या चीज़ चेंज नहीं हुई। तो इस पोएम में जो बात हो रही थी कि यहाँ पर ये लिखा है विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, कि बहुत कम उसमें चेंज आया है, किसमें? समुद्र में। तो कई साल गुजरने के बाद भी जो चीज़ चेंज नहीं हुई वो क्या है? समुद्र है। डज दिस सजेस्ट समथिंग टू यू, कि क्या इससे तुम्हें कोई चीज़ का आभास होता है? क्या चीज़ आपके दिमाग में आती है, क्या सूझता है?
इस चीज़ को जब हम पढ़ते हैं कि कई सालों के बाद भी समुद्र में कोई चेंज नहीं आया है, तो इससे हमारे दिमाग में क्या चीज़ आती है कि चीज़ ये आती है कि जो नेचर है, नेचर वाली चीज़ें हैं, चाहे वो पहाड़ हो चाहे समुद्र हो, इन चीज़ों में ये परमानेंट चीज़ें हैं, इनमें चेंज नहीं आता है, ये कुदरती चीज़ें हैं। और जो इंसान होता है वो परमानेंट नहीं है, उसको एक दिन ख़त्म होना है, उसमें चेंजेस भी आते रहते हैं। कोई भी इंसान है वो पहले छोटा सा बच्चा होता है, फिर टीनेज में आता है, फिर यंग हो जाता है, फिर बूढ़ा हो जाता है और फिर उसकी डेथ हो जाती है। तो इस तरीके से हमारे दिमाग में इसको अगर हम लाइंस को पढ़ेंगे तो हमारे दिमाग में यही आएगा कि समुद्र में चेंज नहीं आता है क्योंकि वो एक नेचुरल चीज़ है। पेड़, इंसान या और लिविंग बींग्स ख़त्म हो जाते हैं। द पोइट्स मदर लाफ्ड एट द स्नैपशॉट, व्हाट डिड दिस लाफ इंडिकेट। तो जो पोएट हैं, ऑथर हैं, उनकी मदर स्नैपशॉट यानी वही फ़ोटोग्राफ को देख के हंसती थी, और इस हंसी से क्या पता चलता था? तो आपको मालूम है कि वो अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करके हंसती थी। तो इस हंसी से यही पता चलता था कि जो उनकी पुरानी यादें हैं वो उनको याद करके खुश होती थी, उनसे उनको खुशी मिलती थी। What is the meaning of the line both rye with the labored ease of loss? तो इस लाइन से क्या पता चलता है? both rye, राय का मतलब होता है WRI, ये वर्ड है लेकिन इसका प्रोनाउंसिएशन राय होगा, W साइलेंट है इसमें। और राय का मतलब डिसअपॉइंटमेंट है, निराशा, कोई चीज़ हम चाहते थे वो चीज़ नहीं हुई तो उससे जो दुख होता है वो इसका मतलब होता है। अब यहाँ पे किस चीज़ का दुख हो रहा है इनको? राय ऑफ लॉस। किस चीज़ का लॉस हुआ? लॉस जो ऑथर हैं उनको इस चीज़ का लॉस हुआ कि जो उनकी मदर जब ज़िंदा थी और उनको खुश देख के जो इनको खुशी मिलती थी, उस चीज़ का लॉस इनके लिए हुआ। और इधर चूँकि बोथ लिखा है ना, दोनों के लिए ये निराशा और दुख की बात थी, उस चीज़ का नुकसान हो जाना। किस चीज़ का नुकसान हो जाना? कि इनकी मदर के लिए पुराने जो वक्त था जब वो छोटी बच्ची थी और इन्जॉय करती थी, घूमने फिरने जाती थी, तो उनकी लाइफ में उस चीज़ का लॉस हुआ, वो चीज़ अब नहीं रही उनकी लाइफ में। और जो राइटर हैं इनकी लाइफ में वो चीज़ नहीं रही जिससे इनको खुशी मिलती थी, यानी अपनी माँ को खुश देख के खुशी मिलती थी। तो दोनों की ही लाइफ में लॉस हुआ उस वक्त का जिस वक्त से इनको खुशी मिलती थी। और इस वजह से काफ़ी मुश्किल से सामान्य होने की या नॉर्मल रहने की ये कोशिश कर पाते थे दोनों। लेबर्ड ईज़ का मतलब है कि बहुत मेहनत करने के बाद जो आसानी से ये अपने आप को नॉर्मल रख पाते थे, वो इसका मतलब है। व्हाट डज दिस सर्कमस्टांस रेफर टू? कि दिस सर्कमस्टांस का मतलब क्या है? दिस सर्कमस्टांस का मतलब ये है कि उस परिस्थिति में, जिस परिस्थिति में जो ये ऑथर हैं, इनकी माँ अब इनके साथ में नहीं है, उस परिस्थिति की बात हो रही है। द थ्री स्टेंजा डेपिक्ट थ्री डिफरेंट फेजेस, व्हाट आर दे? कि जो 3 स्टेंजा हैं इस पोइट्री के, और 3 स्टेजेस को, वक्त के 3 अलग अलग स्टेजेस को, अलग अलग टाइम फ्रेम को दिखा रहे हैं। वो क्या हैं 3 टाइम फ्रेम? पहला वाला स्टेंजा जैसे आपने यहाँ पढ़ा था कि 2 छोटी लड़कियाँ, एक बड़ी लड़की समुद्र के किनारे घूमने गए हुए हैं, वहाँ पे वो तीनों खड़े होकर फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, खुश हैं और घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो ये पहला वाला जो स्टेज है, ये ऑथर की मदर के बचपन का एक टाइम पीरियड दिखा रहा है। और दूसरा वाला स्टेंजा क्या है? सम 20-30 ईयर्स लेटर। अब उस वक्त के बाद जब उनकी जो मदर थी वो ग्रो अप हो चुकी थी, बड़ी हो चुकी थी, मैच्योर हो चुकी थी, और उनकी ये जो ऑथर है ये भी उस टाइम पे इनकी बर्थ हो चुकी थी। तो यानी कि जो उनकी मदर का वो वाला टाइम था कि जब उनके पास एक छोटी बच्ची है, इनकी मदर के पास, वो छोटी बच्ची ये खुद ऑथर हैं, तो ये उनके उस लाइफ का, टाइम का, पीरियड का बताया जा रहा है इसमें। तीसरा स्टेंजा कौन सा है? कि अब जब ये ऑथर अकेले बची हैं, इनकी मदर की डेथ हो चुकी है। तो जब तीसरा स्टेज उस वक्त को दिखा रहा है कि जब वो ऑथर अकेले बची हैं और इनकी माँ की डेथ हो चुकी है। ठीक है, तो अब ये तो क्वेश्चन आंसर्स की बात है। फिर यहाँ पर कुछ ये टिप्स हैं कि कैसे इसको, पोएम्स आर इंक्लूडेड टू हाइटन स्टूडेंट्स सेंसिटिविटी
to literary writing and to appreciate rhythm and sound patterns in language। तो ये बता रहे हैं यहाँ पर कि पोएम्स जो है वो टेक्स्ट बुक में क्यों इंक्लूड की जाती हैं, कि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं, आप लोग हैं, उनकी एक सेंसिटिविटी, मतलब जो लिटरेचर होता है, लिखने की कला होती है, उसको आप लोग समझें और किस तरह से पोइट्रीज़ या चीज़ें इम्प्रेसिव तरीके से लिखी जाती हैं, ये सारी चीज़ें सीखें। और इसमें यहाँ कुछ टिप्स हैं। रीड द पोएम अलाउड वंस विदाउट द स्टूडेंट्स लुकिंग एट द पोएम, आस्क देम अ फ्यू जनरल क्वेश्चंस। और ये आप लोग के लिए जब क्लासरूम की एक्टिविटी है तब का हो जाएगा। तो इससे आप लोग, और यहाँ पर कुछ आपके लिए ये भी आएगा, जैसे स्टेंजा का एक्सप्लेनेशन मांगा जाएगा। बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है कि जिसका क्वेश्चन होगा एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट द फॉलोइंग स्टेंजास। तो इसमें चूँकि 3 स्टेंजा हैं तो क्वेश्चन यही सेम रहेगा, और इनमें से कोई सा भी स्टेंजा आप लोग को ये पूछा जा सकता है कि इसका रेफरेंस दीजिए और कॉन्टेक्स्ट दीजिए और उसको समझाइए। तो इसमें आपको रेफरेंस, मतलब इसमें राइटर का नाम बताना पड़ता है कि ये जो लाइंस हैं ये इस पोएम से ली गई हैं और इसके राइटर ये हैं, और इस स्टेंजा में ये बात ऑथर ने या पोएट ने बताई है या कही है, और उसको आपको अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करना होता है। ये इसका क्वेश्चन का है। तो ये चूँकि जब आपको स्टेंजा समझ में आ जाएंगे तो ये भी चीज़ को आप बड़ी आसानी से कर लेंगे। तो उम्मीद है ये पोएम आपको समझ में अच्छी तरह से आ गई होगी। इसको आप पढ़िए, और अगर कोई चीज़ में लाइन या कोई वर्ड अगर डिफ़िकल्ट लगता है तो उसको आप अपने डाउट क्लियरेंस सेशन में या क्वेश्चन आंसर्स में पूछ सकते हैं। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।